सभी को नमस्ते। कौन सा? तो समझ गए मुझे लगता है। फिर भी यदि लगता है कुछ चर्चा करना चाहिए तो कर सकते हैं अब। हाँ जी जी बिल्कुल। मध्यस्थ दर्शन में दो बड़े मेजर भाग किए गए हैं, इकाई और व्यापक। इकाई के दो बड़े बड़े और भाग हैं। एक है चैतन्य इकाई, चैतन्य परमाणु, उसको जीवन कह रहे हैं। दूसरा जड़ परमाणु। चैतन्य परमाणु में ये बना कैसे? तो पहला है कि ये जड़ परमाणु चैतन्य बनता है, पहला बात, इसको गठन पूर्णता कहते हैं। यही चैतन्य परमाणु को जीवन कहते हैं। इसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, 5 चीजें होती है और ये एक बार बन गया तो कभी टूटेगा नहीं, इसलिए इसको अमर कह रहे हैं। तो जीवन अमर है या आत्मा अमर है, इस प्रकार की जो भी सुनते हैं उसका जो लॉजिकल चीज क्या होगा? एक ऐसी इकाई जिसमें कभी भी विघटन नहीं हो, तो उसको गठनपूर्ण परमाणु के रूप में बोल रहे हैं। इसकी अग्रिम कुछ गति है कि नहीं? तो पहली अग्रिम गति है कि इसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये पांचों एक दूसरे से एक सूत्रित हो जाए, अलाइन हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, कुछ भी आप शब्द दीजिए। उसका जो नियम है कि आत्मा के अनुसार वृत्ति हो, बुद्धि हो, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन हो। इस प्रक्रिया को करने का नाम है साधना। मध्यस्थ दर्शन साधना किसको कहता है? आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन, मन के अनुसार शरीर, इतने पूरे को साध लेना, इसका नाम है साधना। अब जब शरीर छूट जाएगा, चाहे वो कैसा भी जिया, साध के जिया या नहीं जिया, शरीर तो एक समय में छूटेगा ही। छूट जाने के बाद जीवन में वही स्थिति बनी रहेगी जो शरीर चलाते समय बना रहा था। अब यदि किसी ने कर लिया है तो वो उस स्थिति में रहेगा, कोई नहीं किया है तो भी उस स्थिति में रहेगा। तो शरीर छूटने के बाद इसी को अपन भूत, प्रेत, पितर, देवी, देवता, बहुत सारे इसके नाम हैं, कोई ना कोई ये ग्रेड है। क्यों? मानसिकता और क्रियाकलाप के आधार पर उसका नाम दे रहे हैं। तो ये जीवन है, इसी को सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं। अब यहाँ एक और भाग है, उस शब्द को मैं लाना नहीं चाहता था। तो सूक्ष्म और कारण शरीर भी एक है। तो इसमें मन, वृत्ति और चित्त को मिलाकर कहते हैं सूक्ष्म, बुद्धि और आत्मा को कहते हैं कारण, और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये पांचों एक साथ है, कभी भी अलग नहीं होंगे। तो कारण, सूक्ष्म और व्यापक को कह रहे हैं महाकारण। जो तो ये सूक्ष्म शरीर हुआ, और ये जब तक तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति मतलब ये अलाइन जब तक नहीं होंगे, तब तक वो अलाइन होने के लिए बार बार मानव परंपरा में आके शरीरों को चलाएगा। वही मुख्य उद्देश्य, और बिना शरीर के अलाइन हो नहीं सकता। और शरीर में आने के बाद एक निश्चित प्रक्रिया को करेगा तभी अलाइन होगा। उसको हमने ये मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में लिखा हुआ है। वो यदि कर लिया, अब करने का भी दो भेद है, एक मैं नहीं चाहता हूं और करना पड़ रहा है, और एक है मैं चाहता भी हूं और मैं कर पा रहा हूं। तो यदि मैं चाहता हूं और कर पा रहा हूं तब वो अलाइन होगा। नहीं चाहता हूं, करना पड़ रहा है, तो अलाइन नहीं होगा। या चाहता हूं और करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तब भी अलाइन नहीं होगा। तो ये एक बड़ा काम है कि लोगों को चाहना बने और एक ऐसा वातावरण भी बने जहां वो कर सके। अब मान लो कोई भाई 24 मंजिले में रहता है और दिल्ली में रह रहा है या बम्बई में रह रहा है, वो कहाँ से करेगा? वो पड़ोसी को पहचानता है नहीं। जब अगली बार देखता है आज कोई है, कल दरवाजा खोलता है दूसरा आदमी, क्या निर्वाह करेगा? तो कुछ चीजें स्थिर भी चाहिए।
तो ये करने के लिए उसको मानव परंपरा में आना होता है, शरीर को चलाना होता है। और इसी में अभी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षा की व्यवस्था है। ये पहले तो नहीं था। अब ये मान लिया है 10 साल 20 साल 25 साल पढ़ो, कुछ नहीं। और अभी तो लोग 30 साल 40 साल भी पढ़ रहे हैं, कई लोग पीएचडी कर रहे हैं 30+ तक। तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि पढ़ना बहुत अच्छी बात है और करो। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी लोग नहीं पढ़े, तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ये पूरा पूरा रोल। अब इस पर आप यदि कुछ और पूछेंगे तो मैं बोलूँगा। तो परंपरा में भी साधना के बारे में बोला गया है। तो वो जो साधना है प्रमुख रूप से कि वो ईश्वर में विलय हो जाए, इस प्रकार की बातों को कहा गया है। तो उसका दर्शन भी वैसा है कि वो ईश्वर में विलय होता है। तो मध्यस्थ दर्शन में जो हम समझते हैं कि इकाई कभी भी व्यापक में नहीं विलय होगा, उसका इकाईत्व तो बना रहेगा। तो मोक्ष यहाँ पर क्या हुआ? आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, ये जो चीजें हो जाना, इसको मोक्ष कह रहे हैं। खोल दो उसको। तो अभी जो चर्चा हुई है उस पर यदि कुछ और यदि आप लोग की ओर से आता है तो बात कर सकते हैं, या नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मोक्ष के बाद आत्मा या जीवन का क्या होगा? वो इकाई में ही स्थापित रहेगी? हमेशा इकाई के रूप में ही रहेगी। जो आत्मा बुद्धि चित्त में जो अलाइनमेंट हो गया है वो हमेशा बना रहेगा, कभी भी नहीं बिगड़ेगा, और वो तृप्त रहेगा, खुश रहेगा। तो वो किसी शरीर को वापस धारण करेगा? उसका जो इच्छा हो वो कर सकता है। जो इच्छा होगा वो करेगा। भाई अभी देश का प्रधानमंत्री यदि आके बोले कि वहाँ के स्कूल में मैं पढ़ाऊंगा टीचर के रूप में, कोई थोड़ी बोलेगा कि मत पढ़ाओ। तो जो अधिक जगह पहुंच गया है वो कभी भी नीचे आके कर सकता है, सामान्य रूप से नियम। बोलेगा मैं झाड़ू लगाऊंगा तो लोग बोलेंगे भैया लगाओ। तो उनके लिए कोई ये वो जो चाहेंगे वो होगा। जो टॉप में पहुंच गया है तो उनके अनुसार सब चलेंगे। तो उनकी इच्छा है तो वो शरीर चलाएंगे, उनकी इच्छा है तो नहीं चलाएंगे। अभी जो हमारे यहाँ बैठा हुआ है कि जन्म और मरण से मुक्त हो गया, ये उसके पीछे ये भी है कि संसार बहुत बड़ी बाधा है, पीड़ा है। ये भी कहा गया है कि गर्भावस्था में भयंकर पीड़ा होती है। ये दोनों चीजें कहा गया है। जबकि सबसे एयर कंडीशनड यदि वातावरण है तो वो गर्भावस्था है। मतलब ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं लगना है। मतलब फिजिकली जो बेस्ट जगह हो सकती है वो गर्भ है माँ का। तो वहाँ कोई पीड़ा नहीं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि शरीर से मैं जितना सुख या दुख भोग सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति जितना भोग सकता है, जीवन से उससे ज़्यादा सुख भोग सकता है या दुख भोग सकता है। शरीर का दुख या सुख थोड़े समय का होगा ना, जीवन का लंबे समय तक होगा। ये दुख क्या है? मन और वृत्ति में विरोध, वृत्ति और चित्त में विरोध, चित्त और बुद्धि में विरोध, बुद्धि और आत्मा में। तो ये जो विरोध हैं इन्हीं का नाम दुख है, अशांति है, असंतोष है, ये सब है। और ये शरीर की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमको दिखता होगा कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, बड़े बड़े गाड़ी रख लिए, लेकिन जीवन के रूप में हो सकता है कि वो बहुत दुखी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि गाड़ी वाला दुखी ही होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, पर हो सकता है। भैया कुछ लोगों को पूर्व जन्म की याद रहता है, ऐसा कई बार अपन वीडियो टीवी वगैरह में देखते हैं। वो कैसा है? वो प्रारब्ध जो कल बातचीत हो रहा था, मैं शुरू का शब्द सुन नहीं पाया। पूर्व जन्म के कुछ बातें याद रहता है, कुछ लोगों को पूर्व जन्म का याद रहता है। वही भैया, मैंने एक बार बाबा जी से पूछा था कि मैं पिछले जन्म में क्या था।
तो बाबा जी ने बोला बताएंगे कभी। तो मुझे अच्छा लगा, तो हिम्मत तो होती नहीं थी पूछने की। 2-1 साल के बाद फिर हिम्मत किया, तो बोले बताएंगे, कभी बताएंगे। फिर 2-4 साल के बाद फिर पूछ लिया, तो उन्होंने बोला देखो जो भी रहे होगे इससे घटिया ही रहे होगे ना। तो मेरा प्रश्न पूरा हो गया। तो यदि मतलब मानव परंपरा यदि आगे बढ़ रही है, मतलब इसके पीछे घटिया ही था ना जो था, आज उससे आगे है। तो वैसे ही हम यदि कई शरीर यात्रा में जी रहे हैं, हम पहले से आगे ही बढ़ रहे हैं। ये यदि स्वीकार होगा तो उसको जानने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ये जरूर हो सकता है कि मनुष्य जाति कैसे स्टेप पार करके यहाँ तक आई है, ये एक हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, लेकिन पूरे समाज को आप देखेंगे तो ये सब स्टेप है। उसको बाबा जी ने बोला है कि पहले मनुष्य भय से जीता था, उसके बाद थोड़ा सा उन्नति हुआ, वो प्रलोभन से जीने लगा। तो भय तो था ही, भय और प्रलोभन 2 चीज़ों से जीने लगा। उसके बाद फिर थोड़ी उन्नति हुई, उसने आस्था को जोड़ दिया कि आस्था भी हो गया। तो भय, प्रलोभन, आस्था, इन तीनों से जिया, तीनों है। अब इसमें मन नहीं भर रहा है, इसमें तृप्ति नहीं हो रही, अब विश्वास चाहिए। आस्था माने क्या? मैंने जाना नहीं है और मान लिया है। किसी के अस्तित्व को मैंने जाना नहीं और मान लिया कि वो है, वो सुख देगा, ये आस्था है। विश्वास माने किसी के अस्तित्व को मैंने जान लिया कि वो है और वो कितना सुख देगा, कैसा देगा। तो मानव जाति ये 3 स्टेप को पार कर चुकी है और वो चौथे स्टेप के लिए, विश्वास वाले स्टेप के लिए अब जूझ रही है। तो ये एक प्रकार का इतिहास बताया है। तो इस ढंग से कई प्रकार से बाबा जी ने लिखा है। देखिए अंततः तो उन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, या हमारे जैसे लोगों ने जो उसको पढ़ लिया उनसे आपको सुनना पड़ेगा। फिर भी फाइनली हम लोग जो बोलते हैं, कई बार कुछ मिक्सिंग या त्रुटि हो सकती है, तो फाइनली उसको ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत प्रकार के तर्क हैं। बाबा जी के तो 100 घंटे के ऑडियो वीडियो हैं और अलग अलग मुद्दे पर चर्चा है। तो भैया जीवन जब शरीर से छूटता है, अलग होता है, तो उसके बाद उसका स्मरण शक्ति और बाकी चीज़ें जो शरीर के साथ में उसने जो जिया है, फिर उसका क्या होता है? देखिए जीवन अभी जो भी चीज़ें कर रहा है वो ब्रेन के साथ कर रहा है। जैसे मैं विचार कर रहा हूँ तो ब्रेन के साथ ही विचार कर रहा हूँ, मेधस तंत्र के बिना विचार नहीं कर सकता। मानव परंपरा का यही मतलब है। तो यदि ये छूट गया तो इसके बिना नहीं कर पाएंगे। जैसे हम इसको बोले ना, मेरा सिम है, ये इस यंत्र के बिना काम नहीं करेगा। ये यंत्र है तो सिम बहुत कुछ कर लेगा। तो वैसे जीवन, ये जो यंत्र है, ये यंत्र चाहिए, उसके साथ सारे काम करता है। तो अभी जो भी मैंने सीख लिया, समझ लिया, इसके साथ, शरीर के साथ वो बना रहेगा। और ये छूट गया तो वो जो सार है वो बना रहेगा, बाकी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये सारी चीज़ें शरीर के साथ है, मेधस भी। ये अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है। ये मेधस के द्वारा शरीर को चलाता है, ब्रेन के द्वारा शरीर को चलाता है। जिसको करने वाला बोलते हैं, नियंत्रण करने वाला बोलते हैं, चलाने वाला बोलता है, वो जीवन ही है और शरीर के द्वारा करता है। तो क्या आपका ऐसा कहना है कि चित्त चित्रण करता है, क्रिया, चित्त की क्रिया है चित्रण करना, रिकॉर्डिंग, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेधस में से होता है, हार्ड डिस्क में, ठीक है? बिना मेधस के रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब हार्ड डिस्क की गायब हो गई, मतलब ये शरीर ही चला गया, जो ये है ब्रेन, ठीक है? तो फिर वो दिखा नहीं पाएगा या याद नहीं आएगा वो जो चित्रण किया था जन्म भर में, ऐसा कुछ? अच्छा देखिए क्या होता है कि जब शरीर छूटेगा ना, तो अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को शरीर के साथ जरूरी पड़ती है। उन चीज़ों को हम याद रखते हैं, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो भूलने का मतलब क्या है? किसी एक जगह में बंद रहे। तो जब शरीर की, ये शरीर ही समाप्त हो गया तो वो सारी चीज़ें अब मेरे लिए काम की नहीं है। अब कोई साधन बोलेगा तो मैं बोलूँगा, अभी तो मैं साधन बोलेगा तो मैं पूछूंगा क्या है ना, तो वो सारा चीज़ मेरा बदल गया। तो ये चीज़ें मेरे लिए यूजलेस हो गई, अच्छा, है ना। तो जो चीज़ यूजलेस है हम अपने आप उसको भूलते हैं। सिर्फ जो संस्कार हुआ है
चैतन्य इकाई पे, वही कैरी फॉरवर्ड होता है। नहीं, थोड़ा सा पीछे करके बोलो। हाँ, संस्कार कैरी फॉरवर्ड होता है। संस्कार माने क्या? जैसे मैं मीठा खाता हूँ, ये मेरा संस्कार है। लोग बहुत ऐसी बातें बोलते हैं, यहाँ मीठा खाने को, कड़वा खाने को, गाली देने को, ये संस्कार नहीं है। ये है ना, ये संस्कार नहीं है, अभ्यास है, कुछ हम किए। संस्कार का मतलब क्या है? स्वधन के बारे में समझ है, स्वधन में जीने की मेरी इच्छा है या नहीं है, ये संस्कार है। स्वधन में जीने की इच्छा है तो वही है। अगले शरीर यात्रा में यदि बन गया तो वो बना ही रहेगा, मैं दूसरे का लूंगा ही नहीं। सोनारी में जीने की इच्छा हो गई तो अगले शरीर यात्रा में भी वही रहेगा, उसके इधर उधर नहीं करेंगे। तो ये जिसका दृढ़ हो गया हमेशा हमेशा के लिए बनेगा। इसको पॉजिटिव पार्ट जो है जीवन में स्वीकार हो जाता है, वो आगे फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। जो अभी स्वीकार अभी नहीं हुआ है, लेकिन मान लो समाज के दबाव में कर रहा हूं, तो फिर वो ये समाज का दबाव हटने पर फिर से दिखेगा, या अगला जैसे शरीर यात्रा है फिर वो दिख सकता है, यदि वो दबाव नहीं रहेगा। तो मुख्य चीज शरीर का जो और वातावरण का जो दबाव है, इससे मुक्त हम स्वयं उसमें निर्णय ले सके कि ये सही है। तीनों आत्मा, बुद्धि, चित्त, ये सारी चीजें आनंद में हम लोग गए, हमने वो एक इकाई छोड़ दी, एक जो इकाई है शरीर छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद वापस मैं जिस दूसरे शरीर में, या वो जीवन या जो आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, तो उसकी यात्रा उसी स्टेज से शुरू होगी। हाँ, जो उसने पिछले जन्म में ग्रैब किया है, तो उसके आगे का क्या रहेगा? यानी वो तो उसने मोक्ष या जो आनंद है वो प्राप्त कर लिया था हाँ। उस जीवन ने, उसके आगे का आत्मा कुछ ने। होता ही नहीं है। हाँ, तो जो बचपन से ही यानी शरीर बोलेंगे वो, नहीं, बचपन से जैसे कोई छोटा बच्चा, कोई दिव्य आत्मा किसी शरीर को चलाने आई है ना, हाँ तो वो तो छोटा बच्चा होगा, 6 महीने का, हाँ 2 महीने का, वो वहीं की भाषा सीखेगा। अंग्रेजी बोलते हैं तो घर में अंग्रेजी, घर में तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु, घर में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी। माता पिता सब गाली देंगे तो वो भी गाली देगा। करेगा क्या वो? उसको तो पता ही नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे गाली देते हैं, उनको पूछो तो बोलता है गाली है, मेरे को तो नहीं पता है। तो वहां जो भी है वो करेगा, जो खाना खिलाएंगे वो खाएगा, क्योंकि उसके अभी नियंत्रण में कुछ भी नहीं है ना। छोटा बच्चा क्या कर लेगा? नहीं, जी हाँ, यानी यात्रा वापस शुरू होगी। कुछ चीजें, कपड़ा पहनना सीखना वापस पड़ेगा हम ना। लोग प्राकृतिक, बौद्धिक और सामाजिक, वो करना ही करेगा, वो उसकी करने में प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन कुछ चीजें जैसे ब्रश करेगा कि सीखेगा कि नहीं सीखेगा, सिखाएंगे। नहीं, हम लोग बौद्धिक की बात कर रहे हैं। जैसे भी हम लोगों ने बोला कि वही बौद्धिक वाला आप थोड़े बड़े में बात कर रहे हो। देखिए, छोटे बच्चे का कोई उसका तो कोई उत्पादन है नहीं, कोई कुछ देंगे। मान लो बड़े ने कुछ दिया, खाना खिलाएंगे, तो उसको जो भी खिलाएंगे वो खाएगा, नहीं तो दबा के खिलाएंगे। हम लोग अपने बच्चों को दबा के खिलाते हैं कि नहीं? डांट के, मार के, फुसला के खिलाते हैं, उनको भी खिलाएंगे, वो चलेगा कुछ दिन तक। यानी जब तक वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता या खुद नहीं बोलना सीखेगा, वही तो खुद तब का तक पिछले जन्म के संस्कार या पिछला जो संस्कार है अभी वो काम बताइए नहीं ना, आएगा। खुद का डिसीजन आप किस आयु तक ले सकते हो, किस आयु से ले सकते हो? जैसे हम लोगों ने पौराणिक में सुना कि मैं XYZ में नॉनवेज खाता हूँ, मैंने मेरे बच्चे को बहुत बार प्रयास किया कि खाना है। शायद वो पुण्यात्मा होगा, मेरे हिसाब से वो पुण्यात्मा, कि नहीं तुझे तो खाना है, उसने नहीं बोला मैं तो खाऊंगा नहीं, उल्टी कर दूंगा। 1-2 बच्चे ऐसे हो जाएंगे, है ना, उल्टी कर देगा। उल्टी करेंगे तो फिर घर वाले खिलाएंगे, ये तो चलते रहेगा ना। यानी संस्कार का अगले इकाई में या शरीर में जाने के बाद भी कुछ पिछले जन्म का या पिछले संस्कार का कोई लेना देना नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। फिर देखिए, आप अलग अलग स्टेज को पहले सोचते जाइए। आप एक बार में समझदार और उसके बाद फिर छोटा बच्चा, उसको करिए। तो 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। यानी ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर एज के बाद ही शुरू होती है। हाँ, वो एज क्या है? जैसे बताया ना, मैं 60 साल का हूँ, क्या मैं सारे निर्णय खुद ले सकता हूँ? 60 हो गया मेरा, 60 प्लस है ना, सीनियर सिटीजन हूँ, मैं नहीं ले सकता।
क्यों? मेरे घर हैं, परिवार है, उनसे करके ही कुछ लेना पड़ता है। यानी जब तक मेरा परिवार नहीं बनता या मैं किसी एक से दो इसमें कन्वर्ट नहीं होता, तब तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। नहीं ना, देखिए वैसा नहीं है, पर उतना दबाव नहीं है जो मेरे ऊपर 20 साल की आयु में दबाव था, वो 25 में नहीं था। 25 में मैंने कुछ निर्णय लिए जो घर वालों को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है भैया, जो बोलना बोलो, चिकते रहो, ऐसा किया कुछ। तो ऐसे हर कोई कर रहे हैं हम में से। तो कोई समझदार भी आएगा। अब समझदार आएगा क्यों ऐसे घर में? अब पहला प्रश्न ये है, जहाँ शराब पीते हैं, जहाँ बदमाशी करते हैं, वो जीवन वहाँ पर आएगा ही क्यों? वो नहीं आएगा वहाँ। वो प्रतीक्षा करेगा कि ऐसी जगह मिलेगा तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, है ना? ये सब भी है। तो इसके बहुत सारे ऐसे तर्क बनेंगे कि मुझे आज भी कोई बुलाएगा यहाँ आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। कोई बुलाएगा यहाँ रुक जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, पहले उस जगह को मैं जानूंगा। आज भी करता हूँ, पहले भी करता था, आप सब करते हैं। यानी एक जीवन से दूसरे जीवन में जाने के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। मैं आज मेरी एक शरीर यात्रा समाप्त होने के बाद दूसरे शरीर में जाने का टाइम है कि नहीं? हाँ, जो जितना भ्रमित है, भ्रमित का मतलब शरीर की जितनी ज़्यादा प्यास है, शरीर की प्यास मतलब ये 4 विषयों की जितनी ज़्यादा प्यास है उसको उतना जल्दी शरीर चाहिए। जिसकी 4 विषयों की प्यास जितनी कम है या नहीं है उसको कोई ज़रूरत नहीं, वो वेट करेगा। तो उसको क्या कहेंगे? अगर मैं अगला शरीर धारण ही नहीं करना चाहता, मुझे कोई मोह ही नहीं बचा, तब क्या? कुछ नहीं, व्यापक में ही मैं घूमता रहूं। हाँ। ठीक। अभी भी व्यापक में ही घूम रहे हैं, अभी भी हम व्यापक में ही घूम रहे हैं, वहां से मुक्ति ही नहीं, निकल ही नहीं सकते भाई। देखिए ये सब जो प्रश्न हैं ये हमारे जो पिछले जो भी हमने पढ़ा लिखा सुना है उससे बने हुए प्रश्न है ना। इसमें बहुत सारी चीजें उससे भिन्न है, कुछ चीजें मिलती जुलती भी है। जैसे सभी भारत के सभी धर्म कह रहे हैं कि भाई शरीर मरता है फिर नया होता है, तो मध्यस्थ दर्शन भी कह रहा है। कुल मिला के यदि आप देखेंगे ना कि भारत में 8 दर्शन फेमस हैं, सनातनियों के 6 और बौद्ध और जैन। अब 8 को दर्शन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उनमें कुछ चीजें समान है तभी उसको दर्शन नाम दिए, नहीं तो एक को फिजिक्स कहते, एक को केमिस्ट्री कहते, एक को बायो कहते। 8 को दर्शन कह रहे हैं कि मतलब कुछ चीजें उनमें समान है, कुछ मुद्दे को उन्होंने डील किया है, इसलिए दर्शन कह रहे हैं। 8 को भिन्न क्यों कह रहे हैं? कुछ उसमें ऐसी बड़ी भिन्नता है जिसके कारण दोनों को अलग कर रहे हैं, है ना। तो जब भी किसी चीज को हम पढ़ने जाएंगे, जैसे हम मध्यस्थ दर्शन है, इसको नया दर्शन कह रहे हैं, अलग दर्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ चीजें निश्चित रूप से समान है तब उसको दर्शन में रखें, कुछ चीजें निश्चित रूप से भिन्न है तभी हम अलग कह रहे हैं, है ना। तो ये 8 जो दर्शन है उसमें बहुत चीजें एकदम अलग अलग है, एक नहीं है। तो ये इसके साथ भी होगा। धीरज का जो सवाल था थोड़ा अलग ढंग से मैं पूछता हूँ कि एक तो है कि संस्कारित चैतन्य इकाई चॉइस रहती है, उसको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है कि क्योंकि उसकी इच्छाएं तृप्त हुई रहती है, स्वधन और ये सब क्लैरिटी रहती है उसको, तो वो अच्छा एक परिवार देखता है, फिर वहाँ पे लैंड हो जाता है, ठीक है। जो कंफ्यूज है या संस्कारित नहीं है उतना, वो हड़बड़ी में रहता है, तो वो जो मिला उधर चल निकल जाता है, ठीक है। तो ही हैव राइट टू चॉइस जो संस्कारित है। ये एक हो गया ये बेनिफिट, संस्कारित होना, अच्छे तरह से आयुष्य जीना, अपने आत्मा पे या अपने इकाई पे, चैतन्य इकाई पे संस्कार करना, इसका ये एक बेनिफिट हो गया। अब दूसरा बेनिफिट जो धीरज पूछना चाहता था कि अभी मैं लैंड हो गया एक चॉइस वाले परिवार में, कि आत्मा एक चॉइस कर लिया कि भाई मुझे इस परिवार में जाना है और मैं गया, ठीक है। तो जाने के बाद बट ऑब्वियस मुझे पहले मालूम था, तो वो सब मुझे फैसिलिटी मिलेगी या जो भी अच्छाइयाँ है वो मिलेगी। लेकिन मेरा जो संचित प्रारब्ध है, संचित पुण्य है पिछले जन्मों का जो मैंने कमाया है, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है मेरे साथ, वो मैनिफेस्ट कब होगा, वो कब मुझे बेनिफिट देना शुरू करेगा मेरे जीवन में।
और कैसे दे पाएगा, या मुझे कैसे समझेगा या नहीं समझेगा उस जीवन में, नेक्स्ट जीवन में। देखिए, मैं इस परिवार में शरीर लूँगा, ये मैं सोच सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मुझे वो मिल जाए, पात्रता भी चाहिए ना। तो पात्र है तो वहाँ गया है, तब तो बहुत सारी चीज़ें वो कर ही पा रहा है, वो तो सीधा सीधा वो पहले दिन से करने लगेगा, पहले दिन से स्वीकार है। परंतु वो व्यक्त कब होगा, जब चलने लगेगा, जब बोलने लगेगा, तब कुछ कुछ चीज़ें दिखती जाएगी। फिर भी 16-18 साल से सारी चीज़ें दिखने लगेगी, है ना। कुछ चीज़ों को और समय लगेगा। जैसे कई चीज़ मुझे पसंद नहीं था, लेकिन माता पिता बड़ों को बुरा न लगे इसलिए मैंने कहा कि चलो करते रहो, ये भी सभी करते हैं। तो पसंद और नापसंद मुद्दा नहीं है, कई बार हम मन रखने के लिए कर रहे हैं, जबकि वो उतने खराब चीज़ नहीं है, तो कर लो। तो ऐसा हम करते हैं। और कोई चीज़ भैया, देवी देवता भूत प्रेत जीवन। भैया विद्या जो जैसा है वैसा जानना, ठीक ठीक मूल्यांकन करना, तो अभी के समय में संवेदनशीलता का जो काम होता है, जिसमें कोई किसी का स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए कुछ सहाय करता है, या कोई अपना तन मन धन पूरी तरह से किसी एक जगह पे लगाता है जिसमें हमको ऐसा लगता है ये उन्नति के लिए कुछ कर रहा है, तो इसमें मैं उन्नति का मूल्यांकन किस आधार पे करूं और ये संवेदनशीलता का मूल्यांकन किस आधार पे करूं। और एक और भाग है जो भौतिकवाद है, उसमें कई सारे लोग, जैसे बड़ा सिंपल सा है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस करता है और फिर उसको ऐसे जस्टिफाई करता रहता है कि मैं इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। क्यों? अब उसको भी पता है कि मैं प्रॉफिटियरिंग करता हूँ, मुनाफा करता हूँ, बाजार का हिस्सा हूँ और इससे प्रकृति का शोषण हो रहा है सब, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन साथ में ये भी है कि अरे इसका घर भी तो चल रहा है, मेरे पर 100 लोग जो है उनका पूरा परिवार चलता है। तो इसका मूल्यांकन कैसे करें? देखिए, जागृति का मूल्यांकन अभी नहीं है सिस्टम। अभी त्यागी है या विरक्त है इसका मूल्यांकन है, भक्त है इसका मूल्यांकन है, या ज़्यादा पैसा कमा लिया, संग्रह है, ज़्यादा भोग है, ज़्यादा सुविधा है, तो धन पद यश रूप बल, इनके आधार पर अभी समाज में मूल्यांकन है। एक वर्ग है जो इससे बिल्कुल अलग हो जाता है, जो कहते हैं कि साधु, लेकिन आप थोड़े दिन के बाद देखोगे वो आश्रम उसको चाहिए होता है, आश्रम में उसको पद चाहिए होता है, तो अंततः यहाँ वो जा रहा है। तो मूल्यांकन सिस्टम नहीं बना है समाज में। अब जैसे मेरे को, मैं अपने बारे में बोलूं, मेरे को गृहस्थ लोग कहते हैं कि तुम साधु हो, साधु लोग कहते हैं कि तुम गृहस्थ हो, दोनों मुझे अपने में रखने को तैयार नहीं है ना। अब क्या बोलूं मैं कहीं फिट ही नहीं हो रहा हूं ना, जबकि मैं साधु नहीं हूं, लेकिन गृहस्थ बोलता है साधु हूं, साधु मुझे साधु नहीं कहता है ना, गृहस्थ मुझे गृहस्थ नहीं कहता है, मैं क्या करूं बोलो। तो ऐसी भी स्थितियां हैं जी। नहीं, बाबा जी भी बोलते थे, मेरी माँ भी बोलती थी, हमारे पिताजी मेरे को बचपन से ही बोलते थे साधु। तो साधु बोलने से मैं साधु नहीं हूं, मेरा नाम साधु है ठीक है, थोड़ी और आगे बढ़े तो। हाँ, भूत प्रेत बताइए भैया। उसकी बहुत सारी कहानियां मेरे पास, कुछ आंखों देखी है, कुछ सुनी है ना। बढ़िया, मैं 8-10 दिन 15 दिन कहानियां सुना सकता हूँ, है ना। नहीं, अभी तो मैं सोचता हूँ कि तत्व मीमांसा ठीक है ना, कहानी बाद में करेंगे। हाँ, क्या इधर बोनफायर पे करेंगे, कैंप फायर पे शाम में करेंगे वो कहानी। हाँ हाँ, शाम के समय बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था कि अस्तित्व
व्यापक और इकाई दो चीजें हैं और इनका सह अस्तित्व है। कभी भी ये दोनों अलग नहीं हो सकते। ये मूल सिद्धांत है, सह अस्तित्व मूल सिद्धांत है। इसी के कारण कोई भी इकाई अकेले नहीं रह सकती, किसी दूसरे इकाई के साथ रहती है, उसको व्यवस्था कहते हैं। और सबसे छोटी व्यवस्था को परमाणु कहते हैं। इसके ऊपर और बड़ी व्यवस्था है। वैसे ही कोई मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, किसी मनुष्य के साथ रहेगा। जब मनुष्य के साथ रहेगा तब उसको कहेंगे परिवार, ये व्यवस्था है। तो मनुष्य की जो व्यवस्था है उसका नाम है परिवार। ये एक बिंदु है जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। कोई भी मनुष्य अकेले नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है परिवार में, तो परिवार के बिना मनुष्य का अस्तित्व है ही नहीं। तो परिवार के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब परिवार है क्या चीज? तो परिवार में पहले कुछ मनुष्यों का समूह है, पहला चीज। सेकंड, इसमें दोनों होंगे, स्त्री भी होंगे, पुरुष भी होंगे। ये दोनों होना जरूरी है। केवल पुरुष हैं तो वो परिवार नहीं कहलाएगा, केवल स्त्रियां हैं तो परिवार नहीं, दोनों होंगे। दूसरा, परिवार में कई आयु वर्ग के लोग होंगे, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का। इसको यदि इस रूप में बोले तो कम से कम 3 पीढ़ी के लोग होंगे, उसको परिवार कह रहे हैं। तो आयु, लिंग और अलग अलग वंश के लोग हैं। जैसे मेरे घर में अभी देखूं, हम लोग अभी घर में यहाँ पर हैं, तो हमारे जो चारों बहुएं हैं हमारे परिवार की, चारों अलग अलग परिवार से आई। मेरी माँ किसी और परिवार से थे। तो अलग अलग वंशों से आए हुए लोग एक जगह रहते हैं। तो यदि हम समाज को देखने जाएंगे, समाज में भी यही 3 प्रकार की विविधता मिलेगी, आयु की, लिंग की और वंश की। वही परिवार में है। तो परिवार वास्तव में समाज का एक छोटा स्वरूप हो गया। दूसरा, इस परिवार में एक और चीज हम देखेंगे कि एक व्यक्ति पैदा होगा और कुछ व्यक्ति एक एक करके मरते भी जाएंगे। तो 50 साल में आप देखेंगे कि 50% या 70% लोग बदल गए। अगले 50 में देखेंगे फिर यही है। तो अंततः परिवार की निरंतरता है, लोग बदलते जा रहे हैं। इसमें एक और काम हो रहा है, ये जो परिवार में लोग रहते हैं वो इस समय जो भी नॉलेज है उसका वो धारक वाहक है और अगली पीढ़ी को ये ट्रांसफर करते हैं, फिर ये चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा एक परिवार में पैदा होता है, वहाँ जो भी समझने सीखने की चीज़ें सीखता है, एक समय तक अभ्यास करता है, एक समय तक आगे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, फिर वो चला जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये परिवार ही ज्ञान का, जीने की विधि का धारक वाहक है और उसको इम्प्रूव भी कर रहा है पीढ़ियों से पीढ़ी। और इम्प्रूव का स्रोत क्या है? दूसरे परिवार जो कर रहे हैं उसके आधार पर। तो परिवार एक निरंतर रहने वाली व्यवस्था है, कुछ मनुष्यों की व्यवस्था है। कम से कम इसमें 3 पीढ़ी होनी चाहिए, दोनों लिंग होने चाहिए और कुछ वंशों के लोग होंगे। इसको परिवार कहते हैं और ये सबसे छोटी व्यवस्था है। इससे छोटा यदि हम देखेंगे तो वह व्यवस्था नहीं है। 3 पीढ़ी क्यों है? क्योंकि मनुष्य की जो आयु है और जो प्रजनन की आयु है उसमें जब तक मनुष्य मरता है तब तक तीसरी पीढ़ी आ ही जाती है। तो 3 पीढ़ी होंगे ही होंगे, उससे नीचे हो नहीं सकता। यदि कहीं है तो कोई ना कोई दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई तब होगा। तो 3 तो होना ही है, हो सकता है 4 भी हो जाए। तो परिवार कह रहे एक व्यवस्था, न्यूनतम 3 पीढ़ी की व्यवस्था, दोनों लिंग होंगे, विभिन्न वंश होंगे और विभिन्न आयु वर्ग है। इसको परिवार कहते हैं। परिवार की निरंतरता है, परिवार में बच्चों का जन्म होता रहता है, परिवार में लोग धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परिवार नॉलेज का, ज्ञान का, व्यवस्था का, जीने की विधि का धारक वाहक है। इसको परिवार बोल रहे हैं। पहला जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है। क्रियाकलाप के रूप में इसमें 2 प्रकार की क्रियाकलाप है। एक तो शरीर की तृप्ति के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम है, माने भोजन मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, शरीर की जो भी आवश्यकता है वहां पूरी होनी चाहिए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा, जो लोग छोड़ के चले जाएंगे। जीवन की भी तृप्ति होनी चाहिए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। तो परिवार वो सबसे छोटी व्यवस्था है जहां शरीर और जीवन दोनों की तृप्ति के लिए कार्यक्रम है। इसको परिवार बोल रहे हैं।
तो जीवन की तृप्ति के लिए जो कार्यक्रम है वो है संबंधों में जीना। संबंधों में जीते समय विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन मूल्यों को हम अनुभव करते हैं, इसमें हम तृप्त होते हैं। तो परिवार अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, इससे कम में मानव की व्यवस्था संभव ही नहीं है। और परिवार नहीं बनेगा तो इससे बड़ी व्यवस्था कभी बनेगी ही नहीं। परमाणु जैसे नहीं बनेगा तो अणु नहीं बनेंगे और उसके ऊपर चीजें नहीं बनेगी। तो परिवार नहीं बनाए तो कुछ भी आप कर लो, समाज व्यवस्था कुछ भी नहीं बनेगा, सारे धर्म वर्म कर लो। तो पूरा जो ज्ञान है, स्रोत है, शिक्षा है, परिवार में जीने के लिए व्यक्ति को तैयार करना है, उसकी स्वीकृति आना है, उसके लिए जो समझ है वो आना है, उसका एक अभ्यास है वो पूरा होना है, तब व्यक्ति परिवार में जी पाएगा। तो कोई परिवार में जी लिया माने वो तृप्त हो सकता है, परिवार में नहीं जी पा रहा है माने उसके सुखी होने की, तृप्त होने की संभावना नहीं है। तो इतना छोटे में मैं परिवार को बताना चाहता हूं। अब बाकी चीजें इसी को फैलाना है, मूल बात इतनी ही है। ठीक है, फैला सकता हूं थोड़ी देर, पर शायद सारी बातें आ गई है। यदि कोई चीज कनेक्ट नहीं हो रहा है तो जैसे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2 कार्यक्रम, एक उत्पादन, क्योंकि मानव को कोई भी वस्तु बिना उत्पादन के नहीं मिलती है। पता है ना, घास आदमी खा नहीं पाता है, खाना भी है तो काट के लाना पड़ता है। जंगल में भी रहता था तो फल वल कंद मूल पत्ते तोड़ के लाता है, खाता है। पानी है वो जंगल में नहीं पीता है, घर में पीता है। तो एक चीज है कि कुछ चीजों को लाना, उत्पादन करना। दूसरा, इतने प्रकार की चीजें आदमी उपयोग करता है कि सबको वो उत्पादन तो नहीं कर सकता, तो कुछ का उत्पादन करेगा और उसको देके दूसरी चीजों को लाएगा। तो दूसरा सिद्धांत क्या है? विनिमय करेगा। तो उत्पादन और विनिमय के द्वारा अपने शरीर और अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करेगा। तो परिवार की आवश्यकता निश्चित होगी। व्यक्ति की आवश्यकता 20 साल की आयु में कुछ है, 5 साल की आयु में कुछ है और 70 साल की आयु में कुछ है। लेकिन जब हम परिवार के रूप में देखेंगे तो लगभग परिवार की आवश्यकताएं सीमित है, निश्चित है, जितना भी है। तो ये परिवार है। शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है, जीवन की आवश्यकता पूरी हो रही है। इसको हम कहते हैं कि परिवार में 3 प्रकार के कार्यक्रम हैं: न्याय, सुरक्षा, विनिमय और उत्पादन। ये 3 कार्यक्रम परिवार में होना बहुत जरूरी है। और जहां पर ये हो रहा है उसका नाम है स्वराज्य। हम स्वराज्य की बहुत चर्चा करते हैं। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार परिवार ही स्वराज्य का सबसे पहला स्वरूप है। स्वराज्य का डेफिनेशन है जहां उत्पादन सुलभता है, जहां विनिमय सुलभता है, जहां न्याय सुलभता है। अभी भी सबसे अधिक न्याय की जो संभावना है परिवार में ही। परिवार से बाहर थोड़ा कम, गांव में और कम, दूसरे गांव में और कम, महानगरों में और कम, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को जन्म से देख रहे हैं। इसीलिए परिवार में न्याय की संभावना सबसे अधिक है। जो कमी है या नहीं हो पा रही है वो यही है कि लोगों में अभी उतनी योग्यता नहीं है, लोगों का विकास नहीं है। फिर भी संवेदनशीलता को व्यक्त करने की सबसे बढ़िया जगह अभी भी परिवार है। परिवार आज भी भरसक सेवा करता है, खाना खिलाता है। बच्चे कोई बीमार होते हैं तो सालों उसकी सेवा करते हैं, विकलांग होते हैं तो आजीवन सेवा करते हैं। अभी भी ये बना हुआ है। तो परिवार वो जगह है जहां सारी चीजें होती हैं। तो ये परिवार का पूरा पूरा एक स्वरूप है। 3 कार्यक्रम है। तो मानव का एक आचरण बनाना है, मूल्य, चरित्र और नैतिकता का, और ये आचरण बनेगा तभी वो परिवार में जी पाएगा, नहीं तो परिवार में जी नहीं पाएगा। यदि ये नहीं है तो परिवार से वो भागेगा। तो पहले हमने मानव के एक आचरण की बात किया, वो आचरण में जैसे ही वो हुआ उसके बाद ही वो परिवार में जीने योग्य होगा। और यदि परिवार में है तो ज्यादातर लोगों को ऐसा आचरण संपन्न होना पड़ेगा, तब वो परिवार में चल पाएगा, नहीं तो परिवार फिर टूटेंगे। तो इसके लिए कोई जो स्रोत है वो शिक्षा है। शिक्षा के लिए हमको कोई संसाधन, वस्तु, लोग, ऐसा भी कार्यक्रम होगा। वो फिर परिवार से बड़ी जो व्यवस्था है
जो गांव है या और बड़ा है वहां पर हम बात कर सकते हैं। तो हम व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव या समूह, शहर का मोहल्ला, कुछ भी बोलो, ऐसा करते क्रम से बढ़ता जाएगा। तो परिवार में 3 कार्यक्रम और व्यवस्था, उससे बड़ी व्यवस्था में 2 और कार्यक्रम। शिक्षा का एक स्रोत है जो वहां से मिलेगा समाज से, वैसे ही एक और स्रोत स्वास्थ्य संयम का एक स्रोत है, वो मिलेगा शिक्षा और समाज के द्वारा। तो कुल मानव समाज में ये 5 ही कार्यक्रम होते हैं, इसको हम व्यवस्था कह रहे हैं। तो सबसे छोटी व्यवस्था परिवार, और कम से कम जहाँ पर 5 ये आयाम पूरे हो जाएं उसको हम एक व्यवस्था कहेंगे, जहाँ पूरे चीज़ पूरा हो पा रहा है। तो ये है, और इससे बड़े बड़े स्वरूप में लेकर पूरा एक विश्व व्यवस्था है जिसके बारे में इसमें कुछ कहा गया है। तो थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ जो व्यवस्था है इसका नाम है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। इसका मूल परिवार है, परिवारों के समूह के रूप में फिर 10 परिवार, 100 परिवार, 1000 परिवार जैसे मल्टीप्लाई होते होते बड़ी व्यवस्था बनेगी। इसको परिवार मूलक व्यवस्था कह रहे हैं। तो मध्यस्थ दर्शन जो समाज की जो रचना की बात कर रहा है, उसके मूल में व्यक्ति में समझ आएगी। समझ के जो कंटेंट है उस पर भी हमने चर्चा कर लिया। वो समझ आने के बाद व्यक्ति में आचरण आएगा, जिसको मानवीयतापूर्ण आचरण बोले। वो आचरण आने के बाद वो परिवार में जिएगा, तो परिवार में व्यवस्था का स्वरूप आएगा। ऐसे परिवार यदि खड़े होंगे तो फिर गांव या उससे बड़ी समाज बनेगा। अभी तक जितना भी सोच हुआ है, परिवार को छोड़ के सोच हो रहा है। परिवार को किसी न किसी विधि में बाधा मान रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति में परिवार हमेशा बाधा रहा, स्टेट और परिवार में झंझटी रहा हमेशा। अभी जो भी समाजशास्त्र में सोचा जा रहा है, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, ये नहीं होता है। या मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है, पहले व्यक्ति से परिवार बनेगा, परिवार से समाज बनेगा। तो सारी शिक्षा कहां पर है, परिवार व्यवस्था में जीने योग्य बनना माने शिक्षा। तो यहां पर हम लोग मानव तीर्थ का जो हेडलाइन बना के रखे हैं, परिवार व्यवस्था में जीने के लिए अध्ययन और अभ्यास। यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं पहुंचे नहीं है, लेकिन हाथ पैर मार रहे हैं, जूझ रहे हैं, है ना। मनन भाई बैठे हुए हैं, देखो। तो इतने कार्यक्रम परिवार में हैं और हर किसी से बनना चाहिए। तो मध्यस्थ दर्शन पढ़ने का, समझने का जो भी उद्देश्य है, परिवार में जीना। परिवार में जी लिए तो अपने आप मोक्ष हो जाएगा। परिवार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, परिवार में अच्छे से जीने की जरूरत है। मोक्ष सीधा मिलेगा, उसके पहले विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, गौरव, इन मूल्यों से आदमी भरेगा, तृप्त होगा, उसके बाद फिर आगे जाके मोक्ष होगा। इनको छोड़ के कोई भी मोक्ष नहीं होगा। ठीक भैया, एक और चरण पूरा। कोई प्रैक्टिकल, ये तो थियोरेटिकल हो गया, कोई प्रैक्टिकल अनुभव आप कैसे रहते हो या किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था बनी है, क्या करते हो? देखिए, प्रैक्टिकल तो हम ऐसा सोचते हैं कि परिवार में जो सबसे जरूरी पहला काम सुबह से जो स्टार्ट होता है, उसका नाम है सफाई। सफाई में भी 2 बहुत निश्चित जगह है, एक टॉयलेट है, दूसरा किचन है। यदि वो सफाई नहीं होगी तो आप 2 घंटे घर में नहीं रह पाओगे। अब यहाँ से दिन शुरू हुआ, उसके बाद फिर खाना बनेगा ना, खाएंगे। तो ये सारे जो कार्यक्रम है परिवार में सुबह से होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि ये वैसा परिवार अभी नहीं है, तो हम यहाँ पर 5-6 डिपार्टमेंट ऐसा बना के रखे हैं। किचन एक डिपार्टमेंट है, जो बच्चे अध्ययन करने आते हैं वो पढ़ते भी हैं, 4 घंटा अध्ययन करते हैं, ये दर्शन का अध्ययन करते हैं, 4 घंटे उत्पादन या सेवा में जुड़ते हैं, 4 घंटे व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। आपने देखा ना, लोग चाय पिला रहे हैं, कोई खड़ा है, कोई किसी को रूम में ले जा रहा है ना, नमस्ते कर रहा है। ये जो चीज़ है
इसको व्यवस्था में भागीदारी हम कहते हैं। तो ये 4-4 घंटे में बांट दिए हैं। एक हमारी यूनिट किचन है, एक यूनिट सफाई है, एक यूनिट फूड प्रोसेसिंग है, अचार मुरब्बा चटनी कुछ बनाते रहते हैं। एक यूनिट गार्डनिंग है, उसको हमने नाम दिया है परिसर सज्जा। एक यूनिट गौशाला है, एक यूनिट सब्जी। इसके अलावा धान चावल कुछ अनाज भी उगाते हैं, कुछ लकड़ी भी लगा कर रखे हैं, कुछ फल भी लगा कर रखे हैं, पर जगह ज़्यादा है, हम लोग कम हैं, अनाड़ी हैं, है ना, और भी बहुत सारे काम हमारे साथ और है। तो केवल हम प्रतीकात्मक ज़्यादातर चीज़ों में लगा के रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, पर लगे हुए। ये प्रैक्टिकल में इतना अभी कर पा रहे हैं। उससे मैं बचना चाह रहा हूं। संबंध हो गया, मैंने मूल्य हो गया, मैंने ऐसा मान लिया है। तो एक एक स्टेप जिससे इतने कम समय में लोगों को समझ में आ जाए कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद जिनका मन होगा उसके लिए दर्शन की पुस्तकें रखी है ना, ऑडियो वीडियो रखे हैं, और जगह जगह हमारे शिविर और अध्ययन हो ही रहे हैं, और यहाँ भी आना जाना है ही, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। मतलब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो ग्रुप है बहुत फोकस्ड और बहुत एक्सपीरियंस वर्ग है, बहुत कम समय में छोटी चीज़ों को रखने से उनको पूरा सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगा। तो हम कोई धारणा, ध्यान, समाधि, तपस्या, उपवास, जप तप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सुबह से लेकर 7 तक परिवार व्यवस्था में जियो। उसके लिए जो नो हाउ है उसको लेने के लिए भी एक जगह है, क्लासरूम है, वहाँ बैठ के चर्चा किया जाए। और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी कार्यक्रम है जिसको हम लोग रात में आग के बाजू में बैठते हैं, उसका नाम हम लोग मंगल मैत्री रखे हैं। तो सभी लोग बैठते हैं और जिनके मन में जो आता है अपनी बात करते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ का एक ऐसा चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़िया मॉडल है या हम पहुँच गए हैं, पर शुरुआत करने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये ठीक है। हाँ, होली में हम लोगों ने मंत्र से आग जला दिया था। बढ़िया सिस्टम होता है। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसको एक रुई में डाल देते हैं, हवन कुंड में बहुत सारा सामान डालते हैं। तो होली हम लोग जलाए थे तो उसमें स्लग दिए, और उसके बाद बोले घी लाओ घी लाओ। वो घी नहीं रहता है, वो घी के डब्बे में ग्लिसरीन रहता है, और उसके बाद उसमें टपकाते हैं, 2-4 बूंद टपका के बोलते हैं चलो कोई भी मंत्र गाओ, कुछ भी बोलो, जलेगा। थोड़ी देर में धुआं निकलने लगता है, आग लगता है। अब छोटे बच्चे रहते हैं ना हमारे साथ स्कूल के, उनको मजा आता है, कोई नया चीज देखा, सुने तो बहुत है। तो कुल मिला के बच्चों को जोड़ के मनोरंजन का एक तरीका है ये सब। परिवार में न्याय, विनिमय और उत्पादन ये चले समन्वय से, और ये करने के लिए जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसको तैयार किया जाए कि वो परिवार में रह पाए। फिर ऐसे परिवार समाज में तैयार हो। यहाँ तक समझ गया मैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, कल होने वाला है, ये व्यवस्था, सार्वभौम और जीवन जागृति, कल है, कल होने वाला है। हाँ, समय भी हो गया, हो गया हाँ, अच्छा, ठीक। कोई दर्शन में उत्पादन उत्पादन लिखा हुआ है, मनोविज्ञान एक लिखा हुआ है, उसके हर पेज में उत्पादन लिखा हुआ है। तो एक बिल्कुल अजीब सा चीज लगता है, जो लोग सोचते हैं, हम भी पहले सोचते थे कि मनोविज्ञान और उत्पादन का क्या संबंध है, पर हर पेज में उत्पादन लिख के रखे हुए हैं, ज्ञान के साथ परिवार लिख के रखा हुआ है। तो जो अभी तक हम सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत चीजें
यहाँ पर दिखती है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगती है और बड़ा एक आश्वासन मिलता है। और जैसे बाबा जी के साथ मैं रहा भी तो पूरा उनको कभी मैंने पूजा पाठ वैसा कुछ करते नहीं देखा। सुबह से वो बैठे रहते हैं, लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, उनको समाधान देते हैं, तो ये करते थे। जी वो बोल रहे हैं हमारे घरों में यदि हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो हमें परिवार में रहने योग्य माना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल भैया। नहीं, न तो हमने करने बोला न तो हमने मना किया। अमरकंटक में जब हम गए थे बाबा जी के रूम में तो बहुत सारे भगवान दिखे, बहुत सारे भगवान थे। मुझे लगता है कि बाबा जी की मिसेस पूजा अर्चा ज़्यादा करती थी, राइट? अच्छा अच्छा, ओके। तो पूजा अर्चा अभी बाबा जी के घर में भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करना है, ऐसा कुछ बोला नहीं। नहीं, बाबा जी तो उसी परंपरा से ही आए हुए व्यक्ति है ना। वहाँ पूजा पाठ ही करते थे, 12 घंटे वो ध्यान में बैठते थे। अमरकंटक आने के पहले वो जब बिजनेस किए तब भी 3 घंटा वो पूजा करते थे। एक परिवार परंपरा का था, वो करते रहते थे। श्री विद्या की उपासना करते थे। एक बार उन्होंने बोला, इस उपासना में एक स्टेज आता है जहाँ काल्पनिक पूजा करते हैं। पहले शुरू में पार्थिव पूजा करते हैं, मतलब मूर्ति या फोटो रख के पूजा करते हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो काल्पनिक रूप से ऐसा मानते हैं कि यहाँ देवी बैठी हुई है और उसकी पूजा करते हैं। उस समय काल्पनिक रूप से फूल चढ़ाते हैं। तो काल्पनिक रूप से फूल चढ़ाते हैं, उसका सुगंध आता है। काल्पनिक रूप से फल चढ़ाते हैं, उसका स्वाद आता है। तो ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ऊंची स्थिति है, उसके बाद वो साधना में आगे बढ़ सकता है। तो एक बार बाबा जी ने मुझे बोला कि वहां पर मुझे इतना हो गया था, तब मैं अमरकंटक आया हूं। अमरकंटक आए तो एक दिन उनको सपने में, अब कहानियां 1-2 सुना देता हूं। तो एक दिन सपने में देवी दिख गई, तो सपने में एक कविता बनाया और देवी को कविता से स्तुति किया। अभी भी अमरकंटक में जो खास खास जो अवसरों पर वो को आरती के रूप में गाते हैं। माता जी उसको हमेशा आरती के रूप में गाती थी। तो बाबा जी बहुत बढ़िया कवि भी थे। तो इस ढंग से साधना में पूरी तरह डूबे ही व्यक्ति थे। और जब उसके एंड में पहुंचे, उसके बाद ऐसा लगा कि परिवार व्यवस्था में जीना ही जरूरी है। ये सब की बिना भी अध्ययन और अध्ययन विधि से हो सकता है। तो उन्होंने एक नया विधि निकाला कि अध्ययन और अभ्यास विधि से अनुभव हो सकता है और हर किसी को हो सकता है। अभी जो प्रचलित विधि है वो हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई कर भी नहीं सकता है। तो ये तब माना जाएगा जब हमारे जैसे लोग उसमें भिड़ेंगे, तब कुछ सालों के बाद रिजल्ट आएगा। माइक लेने से मेरा मन उधर चला जाता है। भैया यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ बहुत ही बड़ा काम करके आए हैं, ऐसा परिचय में हमने जब सुना। जब ये स्वधन की बात सुनते हैं तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ, जैसे मेरे मन में भी जब मैं मध्यस्थ दर्शन के परिचय में पहली बार आया तो स्वधन को लेकर काफ़ी सारा विचार चलता ही रहा। तो जब ये पहली बार सुना है तो उनके मन में भी कुछ चल रहा होगा, उसको थोड़ा जब भी आपको अनुकूल लगे आज या कल। अब मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि मैं इरिगेशन में काम करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, ये स्वाधन है कि नहीं? तो मैं, भैया आप जो इरिगेशन किस लिए करते हो? खेतों में पानी देने के लिए। तो आप उत्पादन में सहायक हुए कि नहीं हुए? तो हुए भाई। तो वो भी उत्पादन है। मैं ट्रेन चलाता हूँ, मैं एरोप्लेन चलाता हूँ, तो मानव परंपरा में ट्रेन और एरोप्लेन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ही। तो वो भी सेवा है। तो ये सब चीज़ें रहेगी ही, है ना। अब गड़बड़ी कहाँ पर है? बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पर है।
कई जगह पर आदमी ज़्यादा श्रम कर रहा है, ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उसको प्रतिफल बहुत कम मिल रहा है। कई जगह पे कम कर रहा है, ज़्यादा मिल जा रहा है। तो उसको भी आज ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो जिसको ज़्यादा मिल गया उसको सदुपयोग यदि वो कर लेता है तो बढ़िया, आज का काम चल गया, आगे फिर वो चीज़ें बनेगी। तो प्रॉब्लम वहाँ से हो रहा है कि हम उत्पादन और सेवा में भागीदारी नहीं करना चाहते हैं, उसको छोटा काम मानते हैं। तो पहला तो ये आ जाए कि ये सही काम है, जरूरी है। अभी हमारे एक मित्र ने पूछा, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो मैंने पूछा किस चीज़ के बनाते हो? बोले उत्पादन जैसी कोई चीज़ है। बिल्कुल सही है, आपने उसको ईजी बना दिया। बहुत पैसा मिलता है भाई, बहुत पैसा मिलता है तो कुछ यहाँ दे दो, बोला मैंने। ठीक है, तो उत्पादन में आप भागीदार हो, ये सही है। ज्यादा है तो उसका कहीं सदुपयोग किया जाए। तो विधि उत्पादन में या सेवा में लगना ही है, उसके बिना कोई गति नहीं। उसकी विधियां, जैसे पता ना, हल चलाने को ही आप उत्पादन या खेती नहीं बोलोगे। कब बीज चलाना है, कब बीज छिड़कना है, कब पानी देना है, कब हल चलाना है, वो भी समझ चाहिए, वो भी उत्पादन का भाग है। कब फसल काटना है, कब रोक देना है, कब कीटनाशक डालना है, ये सारा चीज उसका भाग है भाई, है ना। ये सब मिलके एक उत्पादन बनता है। तो उत्पादन में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है। हाँ, पैसे के बंटवारे में प्रॉब्लम है। दूसरा एक बड़ा है जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, है ना, वो तो जान की बाजी लगा के रखे हुए हैं। तो क्या उसको आज बंद कर सकते हैं? आज नहीं बंद कर सकते। तो एक दिन में ये सब बदल जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सेना रहेगी, है ना, हथियार बनेंगे, अभी कुछ भी बंद नहीं। केवल बदलेगा क्या? सोच बदलेगी, परिवार में जीना है। और एक जगह से नहीं, सब जगह होगा, पूरी दुनिया में होगा। थक तो सभी गए ना, पूरी दुनिया तो थक गई ना। अभी कई देशों में, जो विकसित देश है वहां देखिए अब संतान नहीं हो रही है, उनकी हालत खराब है। बूढ़े ज्यादा हो गए, युवा कम हो गए। अच्छा, उन्होंने एक समय में लड़के लड़कियों को मिलने की छूट दिया, और जहां छूट दिया वहां जन्म दर अब खत्म हो गया। जहां अभी भी मिलने नहीं दे रहा है वहां संतान ठीक ठाक हो रहे। सोचा कुछ, उसका फल कुछ हुआ। अब बेचारे चीख रहे हैं कि भैया प्रमोशन देंगे, पैसा देंगे, एक बच्चा पैदा होगा तो इतना तुमको हर साल पैसा मिलेगा, तो भी लोग अब नहीं कर रहे। क्यों? बच्चे पालना घटिया काम है, ये आ गया है। उसका मूल में कहां से आया? बच्चे स्टेट पालेगा, किसी फिलोसोफर ने कभी कहा दिया था। घूम फिर के लोग वहीं चले गए। परिवार बच्चे पैदा करेगा, परिवार बच्चे पालेगा, परिवार को शिक्षा देगा, इसको छोड़ दिया, सीधा स्टेट और परिवार को जोड़ा, वहां से पूरा बीज बदला है। बीच में ऐसे फिलोसोफर हुए हैं जो बोले हैं कि स्टेट बच्चे को पालेगा, खत्म। स्टेट बच्चे को पालेगा माने बिना इमोशन के पालेगा। माँ बच्चे को पालती कि विथ इमोशन पालती। अभी मैंने एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल पढ़ा। वो बच्चा जब माँ का दूध पी रहा है तो माँ के दूध में कौन से तत्व आ रहे हैं? तो यदि बच्चा बीमार है, जब वो माँ के स्तन में अपना लार लगाता है, लार लगाए बिना स्तनपान नहीं होता है, तो उस लार से बच्चे के शरीर की कंडीशन, शरीर को माँ के शरीर में पहुंचता है। उसके बाद माँ के दूध में वो सब तत्व आते हैं जो उसको ठीक करने में लगेंगे। और इस ढंग से एक रिसर्च है, उसको उन्होंने बताया कि माँ के शरीर में परिवर्तन होता है और बच्चे को जो चाहिए वो मिलता है। तो बड़ा ही जबरदस्त है। लोग इधर भी अब सोचने लग गए। अभी एक और चीज पढ़ा है कि कोई सिजेरियन डिलीवरी हुई, सिजेरियन डिलीवरी हुई और माँ का जो है ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है। तो डॉक्टर परेशान होने लगे। तो एक सीनियर नर्स ने बोला कि बच्चे को माँ के पास लाओ, उसको दूध पिलाओ। जैसे ही दूध पिलाया ब्लीडिंग बंद हो गई। और ये बताया कि मेडिकल साइंस में उसको पढ़ाया जाता है कॉलेजों में, लोग उसको महत्व नहीं देते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बढ़िया।
तो पहले जैसे गाय, बैल, शेर, चीता, इनके भी बच्चे होते हैं। ये तो प्राकृतिक विधि है ना, इनको कुछ विधि नहीं है, अपने आप सब होते हैं। मानव में अब तो मैं सोचता हूँ कि शहरों में तो 95% सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। मान ही लिया गया है कि ये बीमार है। तो हर जगह पर पैसा मनुष्य से बड़ा हो गया है। तो पदार्थावस्था सबसे कीमती है, प्राण अवस्था उससे कम, जीव अवस्था उससे कम, और ज्ञानावस्था जो है सबसे बेकार। हम ये सोच में आए, जबकि वास्तविकता क्या है? ज्ञान अवस्था सबसे ऊपर। दूसरा, मानव के 4 आयाम हैं: व्यवसाय, व्यवहार, विचार, अनुभव। व्यवसाय के द्वारा जो मिलता है वो शरीर के लिए मिलता है। व्यवसाय का जो मूल्य है वो भौतिक वस्तुएं हैं और वो शरीर के लिए जरूरी है। व्यवहार के द्वारा जो मिलता है सम्मान, विश्वास, ये सब चीजें जीवन की तृप्ति के लिए, तो ये उससे हाई वैल्यू है। विचार के द्वारा जो मिलता है और हाई वैल्यू है, और इससे ज्यादा हाई वैल्यू है अनुभव। तो विधि क्या है? व्यवसाय से जो भी मिलता है उसको व्यक्ति व्यवहार के लिए अर्पित करता है। जैसे लोग बाहर दिन रात मेहनत करते हैं, जो भी कमाते हैं उसको अपने परिवार में अर्पित कर देते हैं। किस लिए? बाहर क्या करते हैं? काम करो, ज्यादा लो। परिवार में बिल्कुल उल्टा, पूरा दे दो, बिल्कुल नहीं लो। एकदम उल्टा उसका आचरण हो जाता है। बाहर में जो काम करता है, कम से कम काम करूं, ज्यादा से ज्यादा उसका फल ले लूं, ये सोच के जाता है। परिवार में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पूरा दे दूं, मेरे को कुछ नहीं दो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास, सम्मान, ये सारी चीजें चाहिए, कृतज्ञता, गौरव, ये चाहिए। तो ये भौतिक वस्तुओं को छोटा समझ रहा है, परिवार के मूल्यों को ज्यादा बड़ा समझ रहा है। इससे ज्यादा बड़ा मूल्य कोई हमको विचार में समाधान यदि दे दे तो हम व्यवहार के मूल्य को भी और व्यवसाय के मूल्य को भी वहां समर्पित करते हैं। ये प्रक्रिया है। अभी क्या हो गया है? अब जैसे मैं गाना गाया, आप मुझे 5 रुपया देंगे तो कैसा लगेगा? मान लीजिए मैंने आपको नमस्ते किया, बोले दो 10 रुपया, कैसा लगेगा? तो अभी क्या, सम्मान के बदले में वस्तु दे रहे, नाच गाना करो, बदले में वस्तु दे लो। तो व्यवहार के बदले में पैसा या भौतिक वस्तु लेना घटिया चीज माना गया है। अभी हमारे परंपरा में अभी तक मानते हैं नाच गाना या जो इन चीजों से पैसा लेना सबसे निकृष्ट काम माना जाता है ना। वो शब्द जो है जहां मैं नहीं बोलना चाहता, बहुत घटिया शब्द। तो ये जो वास्तविक विधि है, व्यवसाय से व्यवहार अधिक मूल्य वाला है, इन दोनों से विचार और ज़्यादा मूल्य है, इन तीनों से अनुभव और ज़्यादा मूल्यवान है। तो जहाँ भी व्यवसाय का मूल्य व्यवहार के लिए अर्पित होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इन दोनों का जो मूल्य है वो विचारों में समाधान के लिए अर्पित होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये तीनों अनुभव के लिए जाएंगे, ये और पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो जब कोई मानव इस दिशा में जाएगा वो तृप्ति की दिशा है, कोई समाज इधर जाएगा तो वो विकास की दिशा है। अभी हम उल्टे दिशा में जा रहे हैं, हर चीज के बदले पैसा। तो अभी पैसा को या व्यवसाय के मूल्य को या दूसरी भाषा में पदार्थ अवस्था को सबसे विकसित मान के बैठे हुए हैं, ये पीड़ा है। तो ठीक है भैया, 5:30 हो गया है। तो भैया कल का समय कैसा एक बार समझ लेते हैं, उसके हिसाब से कल सार्थक रहा तो वो भी एक इच्छा होगी। तो एक सत्र में मूल्यांकन जैसा कोई चीज हो जाए हमारे उत्साहवर्धन के लिए, उसके बाद लंच हो जाएगा। तो लंच तो हो ही सकता है। ये जो 3 दिन का प्रोग्राम डिजाइन किया था उसमें जो लक्ष्य रखे थे उसमें से कितने बचे हैं अभी भी आपके हिसाब से? भैया सिलेबस वो नहीं है, सिलेबस ये है कि आपको एक भी चीज़ यदि समझ में आ गई तो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। अच्छा,
देखिए भैया बहुत ही सिंपल, आप अगली बार और ज़्यादा समय देने को तैयार हैं कि नहीं, बस हमारा मूल्यांकन इतना ही। ये तो जाल डाला है। जी भैया। अब देखिए भैया, मैं बाबा जी के पास गया था 6 महीने के लिए, मैं 51 6 महीना रहा हूं, तो क्या बताएं। तो ये ऐसे ही है, ये सब शुरू होता है, समाप्त नहीं होता है। तो यही अपेक्षा है कि यदि आप इससे जोड़ पाते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं ही है, उसमें अपना समय बढ़ा पाते हैं तो खुशी है, और युवा लोगों को जोड़ पाते हैं। हम तो आप लोग को देखते हैं कि आप लोग ओपिनियन मेकर हैं, समाज में जो ओपिनियन बनेगा वो आप लोग बनाएंगे। आप लोग और ज़्यादा समय देंगे, मेरे को बहुत अब नहीं लगता है। देखिए मुझे खुद समझ में आ जाता है कि अब मुझे नए शब्द नहीं मुझे पकड़ में आते हैं, है ना, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन समाज पर इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो आपसे अपेक्षा यही है कि जो समाज में प्रतिभाशाली लोग हैं, युवा लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं। आपको लोग सुनते हैं, आप वो लोग हैं जिनसे बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, तो इस पर एक अच्छी गति आएगी, समाज में जो भय है वो दूर होगा। ये कामना है हमारी। हाँ, अगले जन्म के लिए यदि आप इतना सोच लेते हैं कि हमको वातावरण बनाना है, यहाँ आना है, अभी मैं तो अगले यहीं सोच रहा हूँ। तो उसके लिए धरती थोड़ी ठीक ठाक रहे, कुछ लोग इसको तो ठीक है ना भैया, ये कि कल जो पहला सत्र है 9 सवा 9 से जो चाय तक, हम लोग उसको समअप कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद थोड़े 1-1 2-2 मिनट में आप लोग अपनी बात कह देंगे। भैया ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मूल्यांकन वाला भाग है वो लंच के बाद ले सकते हैं, तो 2 से 3 में वो हो जाएगा, तो हम लोग 3 बजे निकल सकते हैं, तो हम आपको ज़्यादा सुन पाए। हाँ 1:30 तक, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसा आप बोले। और अगर आपको उचित लगे कल, तो राकेश भैया जो कह रहे थे कि मूल्य के बारे में अगर आप सुबह कुछ बात करना चाहें, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, अभी तो हाँ बोल दिया, पर मैंने अपना विचार नहीं बदला है। ठीक है भैया, आज का दिन समाप्त करते हैं। साधन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत धन्यवाद। सब 2 दिन बैठे रहे धीरता से, और 6:15 बजे वहीं मिलते हैं मंगल मैत्री में, आग के पास। उसमें क्या बातचीत होगी तय हो गया है ना? ठीक है, तो शाम को 6:15 बजे मिलते हैं, और चर्चा के लिए बाकी खुला ही समय है। फिर कल सुबह 9:15 बजे फिर से शुरू। मंगल मैत्री में भूत की कहानी बताई जाएगी, बाकी सब तरफ भूत ही भूत होंगे। तो केवल कहानी सुनना है तो वहां आओ, भूतों से मिलना है तो बाकी जगह घूमो। भैया भूत भी शायद कहानी सुनने आए होंगे भैया। ठीक है, सभी को नमस्कार।